हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11th का पहला ही चैप्टर देख रहे हैं जो सबको ऐसा लगता है कि बहुत टफ़ है। नहीं है ये टफ़, ये आपके पास थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स को रिलेट करता है, जिसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपके फिजिक्स की भी आती है। इवन आपके जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो आपके थोड़े टफ़ पड़ते हैं क्योंकि वो फिजिक्स से रिलेट करते हैं। तो आप केवल उसको जो आपके काम के हैं केवल वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कैसे क्या है हमारे पास में, कि हम आसपास कितना केमिस्ट्री देखते हैं कि हमारे जो मिल्क होता है वो उससे दही बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। और विनेगर बनता है आपके शुगर कैन से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें देखिएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो कैसे डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री का, इसके अलावा आप ये पूरा पढ़ते हो जिसमें आपके रसायन विज्ञान को आप क्या बोलते हो, रसायन शास्त्र बोलते हो, रसायन क्रिया बोलते हो, रसायन विद्या बोलते हो, रसायन तंत्र बोलते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर है ना मेटल का भस्म भी पढ़ते हो। इसके अलावा चक्रपाणी के बारे में पढ़ते हो। तो आप ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सेल्फ देखिएगा। जो हमारा मेन है, जहाँ से हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप इतना तो रिलेट करते होंगे कि आपके आसपास की जो बहुत सारी थिंग्स है, चीज़ें हैं, वो किससे बनी हुई है, आपके केमिकल्स से बनी हुई है। आप चाहे आपका सोप देख लीजिए, डिटर्जेंट देख लीजिए, अलॉयज़ देख लीजिए, मेटल्स देख लीजिए, फर्टिलाइजर्स देख लीजिए, या जो भी आप आपके आसपास जैसे पॉलीमर्स के बेसिस पर आपका बैग हो गया, बैकेलाइट वगैरह, मतलब जो भी बॉडी किससे बनती है, ठीक है। जो बॉडी आपकी मतलब इलेक्ट्रिशियन जो बॉडी होती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल थिंक होती है, उनकी जो बॉडी बनती है वो किससे बनती है, आपके पॉलीमर्स से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो लाइनों को यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहूँगी कि एक तो आपके पास में ड्रग्स होते हैं, वो किससे बनते हैं, केमिकल से बनते हैं। एक इसमें हो जाएगा सिस्प्लेटिन और एक होता है टैक्सोल। ये आपके कैंसर थेरेपी में काम आते हैं, जिसमें से आप ये जो सिस्प्लेटिन है ना, ये क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हो, ये क्लास 12th में भी आप ये पढ़ने वाले हो। और इसके अलावा जो आपके पास में AZT, जिसे हम एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, वो आपके एड्स पेशेंट के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो मैंने अंडरलाइन किया है, एक तो सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, और एक AZT, जिसे मैं एजिडोथाइमिडीन कहती हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है। आप है ना मैटर के बारे में आपने पहले पढ़ा है कि भैया वो मैटर क्या होती है कि जो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, ठीक है। तो हम उसे अब क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और उन्हें हम हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनसे भी फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। जिसमें आपके आसपास बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, जो भी आपके पास में जो भी लिविंग बींग्स है जिन्हें आप फील कर सकते हो, जिन्हें आप बोले तो 5 सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, दैट ऑल आर कॉल्ड मैटर। उन्हें हम सबको क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की ध्यान रखिएगा। जो आप बोन्स, आइंस्टाइन या प्लाज्मा, जो भी आप मैटर की स्टेट्स पढ़ते हो, वो आपके आसपास जर्नली रिलेट नहीं करती है। तो मोस्टली आप सॉलिड, लिक्विड और गैस ही देखते हो। सॉलिड फॉर एग्जांपल बर्फ़, आइस, लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर, पानी, और गैस के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं जैसे भाप हो गई, जैसे वेपर हो गई, और बोले तो हमारे पास में जो भी हमारे आसपास की एयर्स है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर्स के बेसिस पर हम देखिए, मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक आपके ना फिजिकल स्टेट्स क्या हैं उसके बेसिस पर बता रहे हैं। तो देखिए फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड बहुत अच्छे से आप जानते हो, जिसमें क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपेयर टू गैस इतने पास पास नहीं होते हैं, ठीक है। कंपेयर टू सॉलिड इतने पास पास नहीं होते हैं, पर गैस से कंपैरिजन करें तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये पास पास हो जाएंगे। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है गैस में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड में, और उसके अलावा मैं बात करूँ तो किस में होता है, सॉलिड में। मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। इस तरीके से अगर हम बात करें और आगे चल करके, तो हमने काफ़ी सारे हम देखते हैं कि सॉलिड का जो डेफिनेट होता है वो वॉल्यूम भी होता है और शेप भी होता है, जबकि लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, बट हम जिस भी वेसल में उसको कंटेन करेंगे वो उसी का ही शेप ले लेगा, तो डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, देखो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है सॉलिड का, ये है, देखो इसमें कितने अच्छी तरीके से पार्टिकल्स हैं जो अरेंज हैं, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो सबसे कम है,
ठीक है, अरेंजमेंट। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की, आफ्टर दैट लिक्विड की, आफ्टर दैट गैस। गैस का नहीं डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिस भी बीकर, जितनी भी वॉल्यूम के बीकर में आप इसको कंटेन करते हो पूरे में फैल जाएगी, और ना ही डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो हम स्टेट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर हम इसको और आगे हीट कर रहे हैं तो ये गैस में चेंज हो जाएगा, अगर गैस को हम कूल कर दें तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर लिक्विड को हम और कूल कर दें, ठीक है, या टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास में स्टेट्स आपस में चेंज हो सकती है। ओके, स्टेट आपस में क्या हो सकती है, हमारे पास में इंटर कन्वर्टेबल होती है। देखिए, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, तो ध्यान रखिएगा मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, अब मैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर बात करूँगी। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर बात करें तो हमारे पास में जो मैटर होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो मिक्सचर हो गया और एक प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मिक्सचर के बेसिस पर, और क्या बात करेंगे, और प्योर सब्सटेंस के बेसिस पर बात करेंगे। अगर आपके पास में सारे के सारे जिनसे आपका मैटर बन रहा है, अगर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और मिक्सचर में क्या होते हैं, जो सारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एक से ज़्यादा टाइप के मिलेंगे आपको, बोले तो मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो 2 तरीके से मैंने आपको बताया अभी कि भैया आपके पास में जो मैटर होता है, अगर हम केमिकल टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर देखिए तो आपके किस में चेंज हो जाएगा, एक तो प्योर सब्सटेंस में, जो आपने क्लास 9th में बहुत बखूबी देखा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एक हमारे पास में हो जाएगा मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें कि मिक्सचर क्या होता है आपके पास में, मिक्सचर में 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशो। सबसे बड़ी लाइन मैंने आपको जो यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो रहे हैं, पर उसमें जो रेशो होता है मिक्सिंग का, वो रेशो फिक्स नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही बात कि भैया रेशो मतलब फिक्स नहीं होता है, यही बात प्योर सब्सटेंस को और आपके मिक्सचर्स को अलग करती है। ठीक है, अगर हम आगे और बात कर रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं आपके पास में, प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर। ध्यान रखना कि ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वही क्या बनाते हैं, आपके मिक्सचर्स बनाते हैं। कि भैया मैंने जैसे नमक को और पानी को मिक्स कर दिया, तो ये मैं किसी भी रेशो में इसको मिक्स कर सकती हूँ, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। जैसे मैंने पानी में नमक को मिक्स कर दिया, जैसे मैंने पानी में शुगर को मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, किसी भी रेशो में आप इसको ले सकते हो और क्या बन जाएगा आपके पास में, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मिक्सचर के अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हमारे पास में जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर हो गया, टी हो गया, ये सब क्या है आपके पास में, ऑल मिक्सचर्स। ध्यान रखिएगा, मिक्सचर्स को भी मैं आगे रिलेट कर रही हूँ 2 टाइप से। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो होमोजीनियस और एक क्या हो जाएगा हमारे पास में, होमोजीनियस के अलावा हेटेरोजीनियस की हम बात करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बेसिस पर देखो, होमोजीनियस में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास में, देखो ये क्लासिफिकेशन आपके पास में गिवन है प्योर, देखो ये केमिकली है, ये केमिकली क्लासिफिकेशन है। फिजिकली मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस बता दिया। अब देखो मिक्सचर भी आपके आगे चलकर के 2 पार्ट्स में, एक तो होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। तो हम सबसे पहले होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर। कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं शुगर सॉल्यूशन बना रही हूँ, ठीक है, तो शुगर का अमाउंट एक सैंपल में ज़्यादा हो गया, अगर मैं उसमें से कोई सैंपल निकाल रही हूँ, दूसरे सैंपल में क्या हो गया, जैसे कम हो गया, तो ये कभी नहीं रहेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन, अगर हम उसके रेशो की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेशो की बात करते हैं, तो वो क्या रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान मात्रा में क्या रहता है, मिक्स रहता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रहता है मामला। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ये आपकी कौन से एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयर को हम कौन सा एग्जांपल में मानते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में मानते हैं। अगर हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है किसका, जो कंपोनेंट्स होता है जिससे वो मिलकर के बन रहा है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, जैसे ग्रेन हमने विभिन्न अनाजों को मिक्स कर दिया, जैसे पल्सेस अलोंग विद द सेम डर्ट, ठीक है, स्टोन पार्टिकल्स में हो गया। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो भी आप मिला रहे हो, ठीक है,
अगर मिलाए बाद में, अगर मैं कोई सैंपल उसमें से उठाती हूँ तो उसमें जो कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसके घटकों का, वो क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे आगे बात भी करते हो आप, अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 7th 8th में आता है कि हम कैसे सेपरेट करते हैं और हम फिजिकल प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, जैसे किसी भी चीज़ को बीनना, फिल्ट्रेशन छानना, क्रिस्टलाइजेशन करना गर्म करके, और डिस्टिलेशन उसको बोले तो छानना। प्योर सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो देखो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। तो हमारे पास में अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करती हूँ उसकी, तो देखो आगे चल करके प्योर सब्सटेंस किस में है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। मैं पहले आपको यहाँ से ही बता देती हूँ कि व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट में जो भी इसके एटम होते हैं जिनसे ये मिलकर के बन रहा है वो सारे के सारे सेम, जैसे हो गया H2 हो गया, है ना, जैसे हम बोले तो O2 हो गया, जैसे N2 हो गया, जैसे P4 हो गया, जैसे S8 हो गया। अब इसमें देखो सारे के सारे एटम किसके हैं आपके पास में, सारे के सारे एटम किसके हो जाएंगे हमारे पास में, सल्फर के। इसमें किसके हो जाएंगे, फास्फोरस के। इसमें सारे एटम किसके हो जाएंगे, नाइट्रोजन के। और अगर मैं और बात करूँ, ठीक है, अगर मैं जैसे मैं बोलूँ प्योर आयरन, आयरन का बेसिस जैसे Fe। अगर मैं बोलूँ प्योर गोल्ड तो Au। सारे के सारे एटम किसके हो जाएंगे, Au के हो जाएंगे, मतलब गोल्ड के हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला सिल्वर, तो सारे के सारे एटम्स किसके हो जाएंगे, सिल्वर के हो जाएंगे। तो एलिमेंट क्या होता है कि जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। व्हाट इज़ कंपाउंड, देखो कंपाउंड में और अगर मैं मिक्सचर में बात कर रही थी तो यहाँ पर फिक्स रेशो नहीं था, फिक्स रेशो नहीं था। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम कंपाउंड की बात करेंगे और जिन एलिमेंट्स या एटम से मिलकर के ये बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इनका फिक्स रेशो चले जाएगा। ठीक है, और इनको आप फिजिकल मेथड्स से अलग नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे H2 को, ठीक है, ये एलिमेंट है, O2 को मैंने मिक्स किया और मैं क्या बना रही हूँ, वाटर बना रही हूँ। अगर मैं वाटर में हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन का रेशो देखती हूँ, बाई वेट देखती हूँ, तो हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास में 2, क्योंकि 2 आपके पास कौन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कौन है आपके पास में 16। तो इसका रेशो हमेशा, चाहे कोई सा भी सोर्स ले लो आप, हमेशा अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो हमारे पास में 1:8 आएगा ही आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एटम होंगे तो होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी लाइन मिक्सचर को और कंपाउंड को अलग करती है, यहाँ पर फिक्स रेशो नहीं होता और आप फिजिकल मेथड से आप इसको अलग कर सकते हो, जबकि यहाँ पर फिक्स रेशो होता है और फिजिकल मेथड से आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। हाँ, केमिकली हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लास 10th में आप पढ़ते हो कि अगर मैं H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराती हूँ तो हमारे एक इलेक्ट्रोड पर H2 और एक इलेक्ट्रोड पर O2 गैस निकलती है। तो आपने इसको सेपरेट करा, पर कौन से प्रोसेस से किया, केमिकली प्रोसेस से किया, ना कि फिजिकली प्रोसेस से। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के बेसिस पर मैंने आपको समझा दिया, बस मेरी थ्योरी है हमारे पास में कि क्या है हमारे पास में कि प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। सही बात है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं एक बीकर में H2 ले रही हूँ तो H2 ही होगा, अगर एक बीकर में O2 ले रही हूँ तो O2 ही होगा, एक बीकर में अगर मैं वाटर ले रही हूँ तो वाटर ही हो गया, अगर मैं एक बीकर में पूरा चीनी ले रही हूँ तो C12H22O11 ही होगा। तो उसके अलावा और कुछ ना हो, ठीक है, एक टाइप का ही आपके पास में क्या हो, मामला हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस भी आपके 2 तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या बात करी यहाँ पर, एक मिनट देखो, आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो आगे बात करेंगे हम। आगे अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास में देखो इसमें फिक्स कंपोजिशन होता है किसका, अगर ये बात कर रहा है प्योर सब्सटेंस के बेसिस पर, कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इनका फिक्स रेशो रहता है। ठीक है, और पार्टिकल्स आर सेम कंपोजिशन, पार्टिकल्स हमेशा सेम कंपोजिशन में रहेंगे। जैसे ग्लूकोज में आपके फिक्स कंपोजिशन होगा। ग्लूकोज की अगर मैं बात करती हूँ C6H12O6, तो यहाँ पर कार्बन 6 रहेंगे तो हमेशा 6 ही रहेंगे, हाइड्रोजन 12 रहेंगे तो 12 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 6 रहेंगे तो 6 ही रहेंगे। और इनको आप ना फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। ये एलिमेंट और कंपाउंड्स में आगे डिवाइड होता है। एलिमेंट में केवल 1 टाइप ऑफ एटम होते हैं, जबकि आपके पास में, ठीक है, एलिमेंट में आपके क्या होता है, 1 टाइप ऑफ एटम रहते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं एलिमेंट के बेसिस पर बात करूँ तो एलिमेंट को आप आगे चल करके ईजिली कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आप जानते हो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, अगर 2 एटम मिल करके बनाता है तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल।
जैसे सिंगल एटम रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, एटम ही बोलेंगे। सिंगल अगर आपके पास में पार्टिकल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। आगे देखिए इसमें, तो आगे चल कर के अगर हम बात करते हैं तो जैसे सोडियम हो गया एलिमेंट का एग्जाम्पल, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे, और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक का एटम मिलकर के क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है ऑक्सीजन का। कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है आपको कि देखो, सबसे पहले तो आप इसको ना सिंपल फिजिकल मेथड से इसके जो भी क्या बोले इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, ये हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे तो ध्यान रखना फिजिकल मेथड से तो अलग होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे वाटर बोले तो H2, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर H और O 2 टाइप की एटम, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुगर C12, H22, O11। तो ये सब किसके एग्जाम्पल आपके पास में, किसके एग्जाम्पल हो गए, कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए। और ध्यान रखना, इसमें जो भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स रेशो में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और इसके अलावा आप उनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा 1.2 टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। इसी तरीके से हम इस क्लास 11 के छोटे छोटे टॉपिक्स लाते जाएंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका 2 टॉपिक कर लिए थे, मतलब हमने मैटर तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ओके, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में कि जो आपके पास में सब्सटेंस होता है उसकी यूनिक प्रॉपर्टी और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको हम 2 कैटेगरी में या 2 कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल चेंज, बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए जो भी आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे कलर हो गई, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी, ये सब आपके किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपके पास में, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें आपके पास में कंबशन हो गया, ठीक है, कंपोजिशन हो गया, रिएक्टिविटी, एसिड एंड बेस हो गई। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, तब जाकर के हम इस प्रॉपर्टी का पता लगा पाते हैं कि एसिड के साथ में कैसा रिएक्शन करेगा, बेस के साथ में कैसा रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी हम देख रहे हैं तो उसमें जो भी आपको जिस भी सब्सटेंस की आप ये प्रॉपर्टीज़ को देखना चाह रहे हैं उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है, तभी आप ये मेज़र कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल चेंज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इसके साथ में ऐसा रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इसके साथ में ऐसा रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर केमिकल चेंज रिक्वायर्ड रहता है, केमिकल चेंज होता है। तो हमारे पास में मेज़रमेंट के लिए कई बेसिक यूनिट दी गई। उससे पहले भी हमारे पास में 2 सिस्टम थे, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो इनको हम इतना हाईलाइट करके नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्टली एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज़ कॉल्ड एसआई, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में 7 बेसिक यूनिट बनकर के आ रही है जो इस संसार की सारी यूनिट्स को बनाती है। जैसे लेंथ के लिए हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, एल का। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और इस मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। मास को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और इस किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से। टाइम का क्या होता है, स्मॉल टी। स्मॉल टी का जो टाइम है उसका यूनिट क्या है, सेकंड। सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ कॉल्ड आई को किससे हम, ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास में, एम्पियर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, यूनिट होता है केल्विन, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड एन, इसको हम किससे, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास में,
मोल, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी I न्यू, ठीक है। और इसके अलावा इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास में, कैंडेला, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी से। तो इस तरीके से हमने इसकी 7 बेसिक यूनिट देखी। ओके, फिर हम यहाँ पर कई प्रीफिक्स देखते हैं जो हमको मिलते हैं, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा याद ही करने पड़ेंगे। तो मैं पहले नेगेटिव पावर्स वाली बात करती हूँ। देखिए, डेसी, सेंटी, मिली, -1, -2, -3। अब 3 का टेबल चलेगा, माइक्रो, नैनो, पिको, 6, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 12, फेम्टो, एट्टो, जैप्टो, योक्टो, ठीक है। 15, 18, 21, 24, ये सब माइनस वाली है। ये वाली सारी की सारी यूनिट्स कैसी है आपके पास में, माइनस वाली है। ओके, तो देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम, म्यू, एन, स्मॉल पी, स्मॉल एफ, स्मॉल ए, स्मॉल जेड और स्मॉल वाई, योक्टो। तो ये आपके पास में आपको यूनिट कौन कौन सी ध्यान रखनी है, आपके पास में ध्यान रखनी है आपको, एक तो पिको, नैनो, माइक्रो, मिली। ये आपको थोड़ा ढंग से याद रखना है। बाकी अगर सारी याद कर पाओ तो बहुत अच्छी, अगर नहीं याद होती है तो ये 4 तो आपको याद करनी ही है। नेक्स्ट हमारे पास में नीचे की ओर डेका, पॉजिटिव में आ रही है, अब हमारे पास में पॉजिटिव में आ रही है। डेका स्मॉल डी है, हेक्टो स्मॉल एच, किलो स्मॉल के। अभी सारी की सारी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल में, ठीक है। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, ठीक है। यहाँ पर योक्टा था, यहाँ पर योटा है। तो इस तरीके से हमारे पास में देखिए, जैसे आपने वहाँ पे 3 का टेबल पढ़ा था, यहाँ पर 1, 2, 3, फिर आ रहा है हम आपके पास में 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। इसमें कौन सा याद रखना है आपको, मोस्टली तो एक तो किलो वाला और एक मेगा वाला। ओके, 2 याद रखनी है इसमें से। जैसे हम किलोग्राम की बात करते हैं, केजी की बात करते हैं, तो किलोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, 10⁻³ ग्राम। तो किलो यहाँ से आ रहा है। ओके, जैसे हमने सेंटीमीटर की बात करी, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, -2 मीटर, 10⁻² मीटर। तो इस तरीके से आपके ये प्रीफिक्सेस काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट मास एंड वेट। मास एंड वेट की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज मास, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कि हमारे पास में अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो उस सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। जबकि वेट क्या होता है, वेट होता है हमारे पास में जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। ओके, तो अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना, हम यहाँ पर इतना कोई वेट और मास में डिफरेंसेस पता नहीं करेंगे, यहाँ पर बस हमको डेफिनेशन में फ़र्क देखना था। नेक्स्ट हमारे पास में वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास में जो मैटर, ठीक है, जितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास में, लेंथ क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम की और बात करूँ तो हमारे पास में 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, या और अगर हम बोले 10⁻³ ml, या और अगर हम बोले 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, या इसे हम यहाँ से 10⁻³ CCB कह सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम को हम कई तरीके से मेज़र कर सकते हैं। हमारी लेबोरेटरी में ब्यूरेट होता है, ये पिपेट होता है, जब हम ट्राइटेशन करते हैं तब हम ये सब यूज़ करते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। इससे तो हम नॉन सॉल्यूशन बनाते हैं, इससे हम क्या करते हैं, नॉन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास में डेंसिटी। डेंसिटी आपकी 2 प्रॉपर्टीज से मिलकर के बनती है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर क्यूब इनवर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इज़ द सब्सटेंस इज़ इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो भी इसका मास रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर, कि जो भी आपके पास में सब्सटेंस है वो कितना कूल है, कितना हॉट है, तो हम किससे मेज़र करते हैं, वो टेम्परेचर बता करके। तो हम मोस्टली 3 यहाँ पर स्केल्स देखते हैं, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वन अनदर इज़ केल्विन,
ठीक है। तो इसमें मोस्ट हमारे पास में कौन है, केल्विन। तो यहाँ पर इनका जो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि इनका जो कन्वर्ज़न है, इनका कन्वर्ज़न यहाँ पर ये रहा, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आपके पास में फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का तरीका है। और केल्विन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.1.5। तो अगर हम यहाँ पर स्केल देख रहे हैं तो देखिए 273.15, हम कैलकुलेशन में ये 1.15 को इग्नोर कर देते हैं, तो ये कितना बनाता है आपके पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनाता है। और अगर हम बात करें तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में कि जो ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो है। फिर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, 225 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की तो 310 केल्विन, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की तो 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट। तो अगर हमको ये कन्वर्जन याद हो जाए तो हमको ये सारी यूनिट्स चेंज करना आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने 1.3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री उसका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें 1.4 टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट्स के करा दिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी क्या होती है और कैसे हम इसको डिनोट करेंगे, कैसे हम पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है वो हमारे पास में फिक्स रहेगा। उसमें कुछ ना कुछ एक अनसर्टेन नंबर ज़रूर आएगा जो आपको बताएगा कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम है। इसमें जैसे आना चाहिए था 11.00 और जैसे आपके आ रहा है 11.01, तो ये जैसे 1 आ गया, जैसे 11.02 जैसे ये 2 आ गया। तो ये जो भी आपके पास में डेटा में कुछ भी मिस हो गया तो उसको कैसे हम कन्वेंशनली और रियलिस्टिकली कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। इसको ही हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास में वैल्यू है उसके पास में मतलब एक पॉइंट लगा करके और बाकी सबको 10 टू द पावर में डिनोट करना ही हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की तर्ज पर बोलते हैं। जैसे मेरे पास में 4500 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3। जैसे मेरे पास में 65000, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 6.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये ही क्या होते हैं हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये डेटा देखते हैं, जैसे ये वाला दिस वन, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके इधर की ओर गया, कितना इधर की ओर गया 1 2। तो हम इसको जैसे ही 2 के आगे लाते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। इधर की ओर बढ़ता है तो 10 टू द पावर प्लस में जाएगा, और अगर इधर की ओर जाता है तो 10 टू द पावर माइनस में जाएगा। ओके, तो देखिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2.32508 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना क्या होता है हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल, अभी ये वाला पॉइंट है, इसमें कौन सा पॉइंट, या मैं लिख देती हूँ उसको 0.00016। अब इस पॉइंट को मेरे को यहाँ पर लेकर के जाना है, कहाँ पर 1 और 6 के बीच में। तो कितना आगे गया 1 2 3 4, और इधर की ओर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस में जाएगा, कितना माइनस का 4। कैसे लिखूंगी इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीज़न करो, ठीक है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाती है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाएगा, और अगर डिवीज़न है तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास में 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 है, 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8 है।
अब ये 5 और 8 तो ऐड हो गए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम डेटा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर भी 10 टू द पावर क्या हो गया, 13 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो 3 और 8 के बीच में, मतलब इस पॉइंट के इधर की ओर केवल एक ही आपके पास में नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। इसको मैंने इधर लिया तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, पॉजिटिव में बढ़ेगा तो कितना हो गया, 14 हो गया। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो माइनस का 2 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा मेरे पास में, माइनस का 8 हो जाएगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 24.50 आ रहा है। वही हमको नॉन जीरो डिजिट पॉइंट में एक ही लेना है इधर की ओर। तो हमारे पास में जैसे ही पॉइंट इधर की ओर जाएगा तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें से +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बोले डिवाइडेशन की, तो डिवाइडेशन में क्या बोलेंगे हम, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3। जैसे ही हम इसको ऊपर की ओर भेजेंगे तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ये वही -3 -4 -7 चले गया। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में ये आ रहा है। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर की ओर जाएगा। जैसे पॉइंट इधर की ओर जाएगा तो माइनस में वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो मैंने -1 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। जब भी आप एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो तो 10 टू द पावर जो भी आप लोगे, ठीक है, तो उसको आप सेम कर दो। जैसे यहाँ पर 10 टू द पावर -2 है, यहाँ पर 10 टू द पावर -3 है, ठीक है। तो मैं या तो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 कर दूँ या यहाँ पर 10 टू द पावर 2 कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 टू द पावर -2 कर दिया और इसको भी 10 टू द पावर -2 कर दिया, ठीक है। जैसे मैं इसको सॉल्व करती हूँ, अब इसको हम कॉमन लेकर के बाहर निकाल देंगे और बाकी जो भी आपका एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है वो हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब भी हम करेंगे तो 10 टू द पावर आप क्या लोगे, सेम लोगे, फिर वो कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा, वो कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा और बाकी आप वैल्यू जो भी आप ऐड करना चाहें या सब्सट्रैक्ट करना चाहें। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यहाँ पर इस वाले टॉपिक में सिग्निफिकेंट नंबर की। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, तो सिग्निफिकेंट नंबर ध्यान रखना, हम जो भी अनसर्टेनिटी बताते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बेसिस पर बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी हमको बतानी है तो सिग्निफिकेंट नंबर के बेसिस पर बतानी है। तो जब भी हम बात करते हैं, अब जैसे सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास रिजल्ट आना था 9.4, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास में रिजल्ट आया ये, अब जो भी मेरे पास में, अब देखो 9 तो क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, पर ये जो 4 है जो मेरे पास में गड़बड़ आया, 4 के बाद में वैल्यू गड़बड़ आई, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे लिए अनसर्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो हम जब भी अनसर्टेनिटी को बताते हैं तो इन सिग्निफिकेंट नंबर्स के बेसिस पर बताते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1 विच इज एस्टिमेट और अनसर्टेन। जैसे मेरे पास 4.2 ये आना था, पर मेरे पास आ रहा है 4.21 4.22, तो मैं अल्टीमेटली क्या कह दूंगी, मेरे पास में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, 4.2, जिसमें से 2 क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, और 4 क्या हो जाएगा, सर्टेन। मतलब ये तो फिक्स है, ये तो आएगा ही, मतलब ये हमारे पास में सही है। जो जिसमें गड़बड़ होता है, जिसमें लोचा होता है, उसमें ये उसको ही हम क्या बोल देते हैं, अनसर्टेन बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी हम बताते हैं सिग्निफिकेंट नंबर से। और सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं हमारे पास में, सर्टेन नंबर जितने भी हैं और एक अनसर्टेन नंबर को हम ऐड कर लेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स बोलते हैं। और जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी राइट ए रिजल्ट एज 11.2 ml, तो यहाँ पर 11 क्या है, सर्टेन है, और 2 क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी, अभी यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए सिग्निफिकेंट नंबर के, 3 हो गए। 3 में से 2 तो सर्टेन हो गए और 1 क्या हो गया आपके पास में, अनसर्टेन हो गया। मतलब 11, 1 और 1, ये 2, ये तो क्या हो गया, सर्टेन है। और यहाँ पर ये जो 2 डिजिट है जो कि एक ही है, वो क्या हो गया मेरे पास में, अनसर्टेन हो गया। अब जैसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए सारे के सारे जो आपके पास में नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 285, जैसे 25, ये सब सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3, यहाँ पर कितने हो गए, 2, ठीक है। जो भी आपके जीरो पहले आ रहा है, किसके, नॉन जीरो के, मतलब ये देखो इसमें जैसे पहले आ रहा है,
इसमें जैसे ये पहले आ रहा है, इसमें ये पहले आ रहा है, इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते, तो इसके लिए डेटा क्या हो जाएगा आपके पास में, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा 1, इसमें कितना हो जाएगा 2। ओके, तो आपके पास में अभी भी मैंने 2 रूल कराए हैं। एक तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो नॉन जीरो के पहले की ओर आता है, चाहे पॉइंट हो या नहीं हो, ठीक है, तो उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे इसमें कितने हैं आपके पास में, इसमें आपके पास में 1 है और इसमें कितना हो जाएगा 2 है, बाकी जीरो को हमने काउंट नहीं करा। अगर कोई सिग्निफिकेंट नंबर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके अलावा उसमें बीच में अगर जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो उसको भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में 4 जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल दिस 4th अगर हम बात करें, जीरोज एट द एंड और राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। देखिए जीरो अगर किधर की ओर हो, राइट हो, जैसे यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट 1 to 9 है, इधर की ओर जीरो आए, तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं, जिसमें डेसिमल है और जिसमें डेसिमल नहीं है। डेसिमल है तो आप काउंट करोगे, डेसिमल नहीं है तो आप काउंट नहीं करोगे। ओके, तो देखिए 0.200, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए आपके पास में 3, 2, एक तो 2 वाला, एक 0, 2, मेरे पास में 3 आ गए। जैसे 100, अब इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, इसमें कितना आ जाएगा, केवल 1, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, पॉइंट लगा करके लिखा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ध्यान रखना, अगर हमारे पास में डेसिमल नहीं होता, जैसे मान लो 200 मैंने लिख दिया, अब मैं 2 को कैसे लिख सकती हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये जो तरीका है ना मेरे पास में, ये तरीके में जो 10 to the पावर आप काउंट करते हो ना, उसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते। जिसको हम 10 to the पावर में लिख सकें ना, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल हो रहा है, जो 100 है, 100 को हमने क्या लिखा, 1 × 10 to the power 2। अब यहाँ पर केवल एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे इसको हम और भी अगर अलग तरीके से लिखे 1.0, अब यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। 1.00, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 10 to the power 3 के 10 to the power 2 भी है साथ में, तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे। पर ये कितने हैं, अब हमारे पास में 3। तो अगर सिग्निफिकेंट नंबर है जैसे 0.0, तो ये कितना हो जाएगा 4, और अगर केवल 0 ये बिना डेसिमल के है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास में 4, इसमें कितने हो जाएंगे 1 ओनली, ठीक है। एक लास्ट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट आ रहा है काउंटिंग में, ठीक है, जैसे आपके पास में कोई भी काउंटेबल नाउन होती है, जिनको अब उसमें कोई अनसर्टेनिटी की गुंजाइश ही नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे 2 बॉल्स, जैसे हमने क्या बोला, 2 बॉल्स 20x। अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि हमको पता है 2 से कम 2 से ज़्यादा कैसे होगा वो, तो उसमें कुछ भी हमारे पास में मतलब मिस मैच होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे 4.01 × 10 to the power 2, इसमें कितने हैं 3। 8.256, इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास में 4। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हमारे पास में रिजल्ट को एक तरीके से हम और एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम प्रिसाइज और एक्यूरेट कहते हैं, ठीक है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है, देखिए मैं इसको एक डेटा के बेसिस पर बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा ट्रू वैल्यू क्या है, 2 ग्राम है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ए ने, तो उसके पास में 2 मेजरमेंट आए, 1.93 और 1.95 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, प्रिसाइज हो गई, ठीक है। हम इसे क्या बोलेंगे भाई, आसपास आ रही है तो दैट इज़ प्रिसाइज, पर एक्यूरेट नहीं है, ध्यान रखना, ये एक्यूरेट नहीं होगी, प्रिसाइज है क्योंकि ये आसपास आ रही है। स्टूडेंट बी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके क्या आ रहा है 1.94 आ रहा है और एक जगह 2.05 आ रहा है। तो देखिए अब इसका रिजल्ट ना ही आसपास आया और ना ही एक्यूरेट के पास में आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ना ही ये प्रिसाइज और ना ही ये एक्यूरेट है। फिर स्टूडेंट सी ने किया, तो स्टूडेंट सी ने जैसे ही इसका मेजरमेंट किया तो उसने 2.01 और 1.99 रिजल्ट दिया। अब इसके ना देखिए प्रिसाइज भी है क्योंकि आसपास भी आ रही है वैल्यू,
और जो एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसके पास में भी आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। स्टूडेंट 1 का डेटा ये था जो कि मतलब ट्रू वैल्यू के पास में नहीं था, पर इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज है ये वैल्यूज़। इसके ना ही स्टूडेंट बी वाला, ना ही ये आसपास था, ठीक है, जैसे 1.95 1.96 नहीं आ रहा है, इसके बिल्कुल अलग अलग डेटा आ रहे हैं। तो ना ही ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइजन है, ठीक है, ना ही ये एक्यूरेट है, ये पी बोल दिया मैंने, यहाँ पर ए बोल दिया, तो इसका ये ए है, ये नहीं है, इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू अगर हम निकालते हैं, देखो इसकी है ना, एक तो ट्रू वैल्यू के पास में भी आ रही है और आसपास भी आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका प्रिसीजन भी है वैल्यू में, प्रिसाइज भी है, और ये क्या है, एक्यूरेट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, कि सिग्निफिकेंट नंबर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए जब भी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो बस ये देख लीजिए कि पॉइंट के बाद में जितना कम नंबर होगा वो हमको पॉइंट के बाद में आंसर में लिखना है, ठीक है। जैसे हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है, आंसर हमारे पास में ये आ रहा है, बट अब हम इसको सिग्निफिकेंट नंबर के बेसिस पर लिखेंगे। देखो पॉइंट के बाद में कितना आ रहा है, अब इसमें 0 आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही, पॉइंट के बाद में 1 आ रहा है, इसमें पॉइंट के बाद में 2 आ रहा है, इसमें पॉइंट के बाद में 3 आ रहा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद में केवल 1 ही लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, तो ध्यान रखना जितने भी, जैसे आप जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर रहे हो तो आपके पास में चेक कर लो कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3। अब जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, अब उसमें आपके पास में कितने होने चाहिए, केवल 2 होने चाहिए सिग्निफिकेंट नंबर, कम से कम लेना है। यहाँ पर हम डेसिमल में चेक कर रहे थे कि भाई डेसिमल के बाद में कितना कम होगा उतना लिखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसमें सिग्निफिकेंट नंबर कम है, वो ही उतने ही नंबर हम सिग्निफिकेंट नंबर आंसर में लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास में 3.125 आ रहा है, तो इसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2 के बेसिस पर 3.1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब देखिए, अब ये आपने देख लिया, अब यहाँ पर अब ये जैसे सिग्निफिकेंट नंबर हम लिखते हैं तो हमको राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे हम, देखिएगा, अगर हमारे पास में जितना भी हमको सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, ठीक है, जहाँ से भी हमको ड्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल हमको ये वाला एग्जांपल हमारे पास में, ठीक है, और हमको यहाँ से इसको ड्रॉप करना है, मतलब हमको 8 तक लिखना है, 8 के आगे वाले मतलब हमको 3 सिग्निफिकेंट नंबर लिखने हैं, हमको 6 को रिमूव करना है। तो हमको ये क्या है, 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया, तो ये एक नंबर इसको दे करके जाएगा, ठीक है। 5 से अबव होगा तो +1 कर दोगे आप, ठीक है। जो भी आप जहाँ से अभी आप ड्रॉप कर रहे हो, तो जहाँ से भी आप ड्रॉप करो तो वो डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो वो जितने भी डिजिट आने वाले हैं उससे पहले वो कितना हो जाएगा आपके पास में 5, उसमें 1 जुड़ जाएगा। जैसे हम 2.8956 ये कर लेने वाला है और यहाँ तक हमको लेना है, केवल यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हम इसमें +1 कर देंगे। जैसे करेंगे तो 2.90 हो जाएगा मेरे पास में। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास में कि अगर आप ऐसा डिजिट आप जहाँ से ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से कम है, क्या है, 5 से कम है, तो आप उसको ऐसे कैसे लिख दोगे। जैसे यहाँ पर 4.334 दे रखा है, आपको यहाँ तक लिखना है, अभी 5 से कम है, तो आप ऐसे कैसे लिख दोगे इसको, कोई मतलब एडिशन नहीं करना। अब देखना है थर्ड क्या है कि अगर 5 हो, आपने 5 से ज़्यादा बोल दिया ऐड कर दोगे, 5 से कम बोल दिया ऐड नहीं करोगे। अगर 5 हो तो क्या करोगे, देखिए हमारे पास में मान लीजिए कोई वैल्यू है जिसमें 6.35 है, यहाँ पर हमको ड्रॉप करना है, ये वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पर ओड नंबर है तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। और अगर 6.25 होता, यहाँ से हमको ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इवन है। ओके, तो इस तरीके से हमने रूल्स देखे सिग्निफिकेंट नंबर के। हमारे पास में एक और है डायमेंशन एनालिसिस, कि हमको एक में से कैसे दूसरे में चेंज करना है। डायमेंशनल एनालिसिस, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको यूनिट्स को कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर लेवल मेथड बोलते हैं, या यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं, या डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है।
इन नेम से तो मोस्टली कोई जानता ही नहीं है, इस नेम से ज़रूर जानते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब आप सिंपल समझ लीजिएगा कि किसी भी यूनिट को कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल 3 इंच है, यहाँ पर मेरे को सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है। देखो इसको कैसे चेंज किया जाएगा, हमको केवल एक रिलेशन पता होना चाहिए उस यूनिट्स में। देखिए तो हमने ये चेंज किया तो क्या हो जाएगा, 1 इंच का मतलब कितना होता है 2.54। जिसमें चेंज करना है उसको आप ऊपर की ओर लिख दो। कितने इंच है हमारे पास में, 3 इंच को चेंज करना है। देखिए 3 इंच को चेंज करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आती हूँ। तो 3 इंच को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर वाला डेटा मैंने ऊपर लिख दिया और डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया मैंने, 1 इंच का मतलब कितना होता है सेंटीमीटर। देखो इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में, सेंटीमीटर बचेगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो 2 लीटर को आपको किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। अब मेरे को तो थोड़ा डेटा आता है, इसमें मैं डेटा को कैसे बोलूँगी कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 2 लीटर, ऐसे कैसे, किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो कितना आ रहा है 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लीटर का मतलब ये होता है। तो लीटर से लीटर कैंसिल, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। देख लीजिए इसका मतलब कितना हो गया, सेंटीमीटर में आ रहा है ये देख लीजिए ये वाला डेटा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मेरे को 2 डेज को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। देखिए तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 डे 1 डे का मतलब, देखो जिसको कट करना है उसको नीचे की ओर लिख दो, जिसको लाना है उसको ऊपर की ओर लिख दो। तो डे से डे कैंसिल हो जाएगा 24 आवर्स, आर से आर कैंसिल हो जाएगा 60 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में बचेगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 1.4 टॉपिक जिसमें सिग्निफिकेंट जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास में 5 लॉज आते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट लॉ अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में आ रखा है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, तो इन्होंने क्या बताया, दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो भी आपके पास में जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनका जो मास होता है, टोटल मास जो होता है वो बाद में बने प्रोडक्ट के टोटल मास से क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैटर को आप ना ही बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो, इसे ही आप क्या बोलते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो आपके पास में दोनों लाइन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लॉ पे मैं आती हूँ। नेक्स्ट लॉ है मेरे पास में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये क्या कह रहे हैं, ये जो लॉ था वो किसने दिया था, आपके जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ओके, इन्होंने क्या कहा कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बाय वेट। कि यहाँ पर हमारे पास में जो भी कंपाउंड है वो हमेशा सेम प्रोपोर्शंस रखते हैं जो भी कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने H2O के बारे में बात करी, तो यहाँ पर जो H2O है, अगर आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर आप वाटर को आप ले रहे हो तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का मास होगा वो 2 होगा और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 16 होगा। तो अगर हम रेशो निकालते हैं तो 1/8 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो भी इनमें प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे सोर्स कुछ भी हो। ओके, और जो ये वाला लॉ है आपके पास में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहा गया, इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। अगर 2 एलिमेंट मिलकर के कई ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, द मासेज ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स मास टू ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो वो किस में रहेगा, हमेशा आपके पास में स्मॉल होल नंबर में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ओके, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। और अगर हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है, H2O2 बना रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हमने क्या कर दिया, वैल्यू फिक्स रख दिया, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसका रेशो लेते हैं तो हम हमारे पास में कितना आएगा, 16:32। 16:32 आ रहा है, इट्स मीन 1:2 आएगा। अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स रख देते हैं तो दूसरे का जो मास आएगा, दूसरे का जो मास का रेशो आएगा वो हमेशा किस में आएगा, होल नंबर में आएगा। ये आपके किसने दिया था, डाल्टन ने। ठीक है, ये आपके किसने दिया था, डाल्टन ने। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास में गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इन्होंने क्या कहा था कि व्हेन गैसेस कंबाइन और are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure। जब भी हम गैसेस की बात करेंगे तो हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को बिल्कुल फिक्स रख करके ही बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर गैसेस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, गैसेस जब कंबाइन होती है और उनसे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमेशा सिंपल रेशो में रहेंगे, उनकी वॉल्यूम के क्या रहेंगे, सिंपल रेशो में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन को कंबाइन किया, ऑक्सीजन को कंबाइन किया और क्या बना रहा है, वाटर, जो भी गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 100 ml, ऑक्सीजन का 50 ml कंबाइन करके क्या बना रहा है 100 ml बना रहा है। तो अगर हम इन तीनों का रेशो निकालते हैं, किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और उनके जो प्रोडक्ट का रेशो निकालते हैं, तो हमारे पास में कितना आएगा, 1:2। ठीक है, और अगर हम केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही बात करें तो कितना आएगा हमारे पास में, 2:1। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से गैसेस कंबाइन होती हैं और जो उनसे प्रोडक्ट बनते हैं, उनका अगर हम वॉल्यूम का रेशो निकालते हैं तो हमेशा किस में आएगा, हमारे पास में सिंपल रेशो में आएगा। ये हमारे पास में था गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन। एवोगाद्रो साहब ने क्या कहा, एवोगाद्रो ने, ध्यान रखना, एवोगाद्रो का जो मेन लॉ जो था वो डाल्टन की थ्योरी को और गैलुसाक की थ्योरी को कनेक्ट करने के काम आ रहा था। इन्होंने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास में जो इक्वल वॉल्यूम रहेंगे गैसेस के, ध्यान रखना सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात जो मैंने आपको पहले बता दी, तो उसमें हमेशा इक्वल नंबर के क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में जब हमारे पास में एवोगाद्रो नंबर आया, हमने मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ा, और तब हमको पता चला कि हाँ ये बात एकदम सही थी, जो इन्होंने किसने बता दी, ऑलरेडी एवोगाद्रो साहब ने बता दी थी। इन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसके अलावा इन्होंने पॉलीएटॉमिक के बारे में भी बात करी और डायएटॉमिक के बारे में भी बात की थी। तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं एवोगाद्रोस लॉ का, कि यहाँ पर हमारे पास में 1 वॉल्यूम है, किसका, H2 का, और हमारे पास में 1 वॉल्यूम ही है, किसका, H2 का। तो ये कितने के साथ में रिएक्शन करेगा, ये आपके पास साथ में 1 वॉल्यूम ऑफ कौन सा, O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 1 वॉल्यूम ऑफ क्या बना ले, 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बना लेगा, हमारे पास में H2O वेपर बना लेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो मोल्स इन्होंने क्या बताया लास्ट में चल करके, अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम तो मोल्स सेम, और मोल्स सेम देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, मॉलिक्यूल सेम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किस तरीके से थ्योरी निकल करके आती है। नेक्स्ट हमारे पास में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास में सबसे पहले अगर किसी एटम के बारे में कोई थ्योरी दी गई थी, वो किसने दी थी, आपके डाल्टन साहब ने दी थी। तो इन्होंने ना बिल्कुल स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको इन्होंने क्या कहा, एटमियो, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल। ठीक है, तो ये डाल्टन साहब ने ये वर्ड दिया। इनकी एक बुक थी, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। ठीक है, उनमें इन्होंने क्या कहा था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, कि मैटर में क्या होते हैं, बिल्कुल इनडिविजिबल एटम्स होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कि जो भी आपके पास में पर्टिकुलर एलिमेंट है, एलिमेंट में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो एलिमेंट क्या रहेंगे, आपके पास में सेम रहेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, आपके पास में सेम रहेगी, प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है,
और उनका मास भी क्या रहेगा, मास भी क्या रहेगा इनके पास में, सेम रहेगा। इन्होंने बात करी कि अगर आपके पास में किसी एलिमेंट में आप सब तरीके के एटम की बात करते हो, वो क्या रहेगा आपके पास में, सेम रहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, फिर उन्होंने क्या कहा कि मान लो मेरे पास में दो एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है। अगर मैं इनके एटम्स की बात करती हूँ तो इनके एटम्स भी क्या रहेंगे, एटम्स अलग अलग रहेंगे, एटम्स अलग अलग रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगी और उनके मास भी क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। थर्ड क्या कहा इन्होंने, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशो, कि कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एलिमेंट्स, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको एक लॉ बता रहा है यहाँ पर, ये कौन सा लॉ है वो, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन्होंने क्या कहा था कि कंपाउंड्स जिसमें एलिमेंट्स जिस तरीके से कंबाइन करते हैं या जिसमें एटम्स होते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं, आपके फिक्स रेशो में रहते हैं। किस में रहते हैं, फिक्स रेशो में। देखो यहाँ पर कौन सा लॉ आ गया आपके पास में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आ गया। और फिर इन्होंने क्या कहा, इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नो डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आ गया यहाँ पर। तो ये क्या कह रहा है कि आप ना एटम्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को केवल और केवल रीअरेंज करते हो, ठीक है, ना ही आप मैटर में एटम्स को बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप इसको आप एक लॉ के बेसिस पर भी बात कर सकते हो, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, तो डॉल्टन साहब ने है ना दो तीन लोग की बात कर ली थी ढंग से, पर इन्होंने कई चीज़ों की बात नहीं कर पाए थे, ठीक है। देखो इसने क्या कहा था कि डॉल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्लेन कर पाया, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये गैसियस वॉल्यूम को। और ये इन्होंने जो एटम्स कैसे किस तरीके से कंबाइन होते हैं, द रीज़न फॉर कंबाइनिंग एटम्स, इन्होंने उसका आंसर वो नहीं दे पाए। यस, हमारे पास में क्लास 11 का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले मैंने इसकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी तक मैंने पढ़ा दिया था, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो व्हाट इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग, पहले ना कई स्टडीज़ की गई, तो पहले हाइड्रोजन को बेस माना गया। ध्यान रखना, कभी भी हम मास निकालेंगे तो हमको एक कंपैरिजन चाहिए होगा, तो वो कंपैरिजन किस बेसिस पर हम लेंगे उसके बारे में यहाँ पर बात की गई, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के बारे में बात की गई, फिर उसके बाद में हमने स्टैंडर्ड माना किसको, कार्बन 12 को, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 12, 13 एंड 14। तो इसमें यहाँ पर हमने जो बेस माना, जो कंपेयर माना मास निकालने के लिए, वो माना हमने कार्बन 12 के आइसोटॉप्स, ओके। तो कार्बन के 12 आइसोटॉप्स को हमने यहाँ पर बेस माना। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन मास यूनिट, तो वन एटॉमिक mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/5 of the mass of one carbon 12 atom। इन्होंने क्या कहा, what is the meaning, one atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of the one carbon 12 atom, कि जो कार्बन 12 का वन एटम का जो मास होगा, ठीक है, उसका 12th पार्ट जो होगा उसे ही आप क्या बोल रहे हो, 1 AMU बोल रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसे ही आप क्या बोल रहे हो, 1 AMU बोल रहे हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 AMU, कार्बन 12 वन एटम मास एंड डिवाइडेड बाई 2, 12। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि इस तरीके से हमारे पास में जो 1 AMU का वैल्यू आया वो कितना आया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन का जो हमारे पास में जो हाइड्रोजन का जो मास होता है ग्राम में, वो हमने ये बताया। तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है, 1.008 AMU आ रहा है, जिसको आप 1 रख करके चलते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना आ रहा है हमारे पास में, आजकल क्या करते हैं, AMU ना कह करके सिंपल U कहते हैं। U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास में 15.995, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टली 16 AMU बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसकी बात करी, एटॉमिक मास की बात करी। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि जैसे हमने कार्बन 12, 13 और 14, अब इनका जो नेचर में मिलने का
जो परसेंटेज होगा वो तीनों का अलग अलग होगा, तो हमको एवरेज तीनों का ही निकालना पड़ेगा। तो तीनों का हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखिए अब इसका परसेंटेज कितना है हमारे पास में, इसका परसेंटेज हमारे पास में 0.1। देखिए बिल्कुल इजीली कि कार्बन 12 का परसेंटेज इतना है, ओके, फिर कार्बन 13 का परसेंटेज इतना है और कार्बन 14 का परसेंटेज इतना है। तो इस बेसिस पर इन्होंने बात करी, तो इन्होंने कैसे निकाला इसको, देखिए कार्बन 12 कितना मिल रहा है 98 या 99 ही कर देती हूँ मैं इसको, 99 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस, ओके, प्लस के बारे में हम बात करेंगे। फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस हमारे पास में और कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10, ये ध्यान रखना ये परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इस तरीके से हमारे कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी इसकी, कार्बन की 12.0011 U, ओके। ये मैंने एक की बात करी है, कार्बन 12 का, कार्बन 13 का, कार्बन 14 का, तीनों का रिलेटिव अबंडेंस लेकर के हमने इनके एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि सारे के सारे एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ओके। तो जितने आएंगे उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और इस तरीके से आपके पास में निकल जाएगा। जैसे CH4 का हमने निकाला तो कार्बन का कितना होता है, अब देखो इतना हमको वैल्यू याद नहीं रहेगा तो हम डायरेक्टली क्या लेकर के चलते हैं 12, हाइड्रोजन का कितना लेकर के चलते हैं 1, तो हम कितना बोल देंगे 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसी तरीके से हम H2O का निकालेंगे तो H2O किस तरीके से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने यही बताया आपको कि इतना डिटेलिंग में आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए हम हाइड्रोजन का 1 लेकर के चलेंगे और ऑक्सीजन का कितना लेकर चलेंगे 16। इस तरीके से हमारे पास में कितना आ गया 18। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला मास? कि कई हमारे पास में ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। अब NaCl मिलकर के NaCl का मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये क्रिस्टल बनाते हैं। इसमें जैसे एक Na आपके 8 आपके पास में 6 Cl से सराउंडेड रहता है, उसी तरीके से एक Cl आपके 6 Na से सराउंडेड रहता है। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, फॉर्मूला मास में क्या बात करते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम आयन, नेगेटिव जैसे क्लोराइड आयन, ये एंटाइटीज इस 3D डायमेंशन में अरेंज रहती है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि NaCl मिल गया तो एक मॉलिक्यूल बन गया, फिर दूसरे NaCl मिल गया फिर एक मॉलिक्यूल बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने आपको बताया कि एक Na कितने से सराउंडेड रहते हैं 6 से, एक Cl कितने से सराउंडेड रहते हैं 6 से। इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके पास में क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास एज इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इन ए सिंगल एंटाइटी। तो यहाँ पर हम है ना मॉलिक्यूलर मास ना बोल करके क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे। तो आपके निकलेगा तो वैसे ही जैसे एटॉमिक मास को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, निकलेगा तो वैसे ही, ठीक है। जैसे द फॉर्मूला मास ऑफ, तो हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ना बोल करके क्या बोला, फॉर्मूला मास बोला। आयोनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास ना बोल करके क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 23 प्लस 35.5 U, तो हमारे पास में कितना आ गया 58.5 U आ गया। इस तरीके से इसने देखो एक क्वेश्चन आया हमारे पास में, ग्लूकोज का आप ऐड करो तो ग्लूकोज का किस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो देखो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। हमारे पास में हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में 12 है। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास में 16 होता है और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास में 6 है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है 180, ओके। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, उसके आगे के टॉपिक्स मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स।
ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं। देखिए, मोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आप ये ध्यान रखिएगा, मोल इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, जैसे हम 1 डज़न की बात करते हैं तो 12 होता है। ठीक है, उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम्स, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, प्रोटॉन्स, इनको काउंट करने के लिए हमको एक नंबर का ज़रूरत था। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मोल इन एसआई सिस्टम, मोल सिंबल, इसको सिंबल क्या है, MOL, was introduced as a 7th base quantity for the amount of the substance। इसका मतलब कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.22 इंटू 10⁻23। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं इसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 मोल, तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल क्या होता है कि अगर आप 12 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन में अगर आप उसके एक कार्बन के एटम के मास का डिवाइड करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ठीक है, हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि जो हमारे पास में कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। तो जैसे ही मैंने 12 ग्राम में 12 ग्राम में इसका डिवाइड करा, किसका, 1.99 इंटू 10⁻23 तो हमारे पास में कितना आया, 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ओके, तो ये हमने बात करी। उसके बाद में हमने क्या बोला कि ये 1 मोल क्या है हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने एक अलग सा ही नाम दे दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Na, जो हमारे पास में किसको ट्रिब्यूट करने के लिए दिया गया था, एवोगैड्रो को। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.2022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम बात करें द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, कि अगर हम मास लेते हैं 1 मोल का, अगर केवल एक एटम की अगर हम बात करते हैं, एक एटम एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो उसका हम देते हैं मास, किस में देते हैं, यू में, यूनिफाइड मास में। ठीक है, और अगर हमें केवल 1 मोल की बात करें, जो भी एटम हो, ठीक है, मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल हो, ठीक है, आयंस हो, तो वो उसके आगे क्या लग जाएगा, ग्राम लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, 1 मोल होते हैं, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ग्राम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 18.02, और मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, 58.5, कि मतलब इतना हमने मॉलिक्यूल्स लिया किसके, पानी का, तो इतना मास बनाएगा। इतना मॉलिक्यूल्स लिया हमने किसका, इतना हमने फॉर्मूला यूनिट ली किसकी, सोडियम क्लोराइड की ली, तो हमारे पास में कितना बना लेगा, वो 58.5 ग्राम पर मोल बना लेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन कि अगर हम मान लो A और B कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो A उसमें कितना % है और B का कितना % है, उसे हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखिए, मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसका निकालना है उसका ऊपर की ओर, जितने में से निकालना है वो टोटल नीचे की ओर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज निकालने का एक क्या होता है, टर्म होता है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ वाटर हमारे पास में कितना है, 18.02 ग्राम है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो हमको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो कितने हाइड्रोजन है, H2O में कितने हाइड्रोजन हमारे पास में, 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11.11 के आसपास आ जाएगा। उसी तरीके से मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, एक ही ऑक्सीजन है, 16 डिवाइड बाई टोटल कितना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एथेनॉल की बात करते हैं, दिस इज़ एथेनॉल, 2 कार्बन है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग और OH, एथेनॉल। देखिए, मोलर मास निकालते हैं हम एथेनॉल का, कार्बन कितना है, 2, ये लो 2, ये 12 कार्बन का मोलर मास। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, और एक ये 6, तो हमारे पास में 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो हमारे पास में कितना आ गया, 46 आ गया। कार्बन का निकालना है, कार्बन कितने, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12,
डिवाइडेड बाय टोटल कितना दे रखा है, यहाँ पर 46 दे रखा है, ये 46 आ गया, ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमने कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया। उसी तरीके से हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन है यहाँ पर 6 और एक का कितना होता है 1, तो 6 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 13.33 आ गया, 113 आ गया। ऑक्सीजन परसेंटेज निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, केवल 1 है, ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास में 60, हमारे पास में टोटल कितना है 46 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 34.73% आ गया। तो यही क्या होता है हमारे पास में परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में इम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला अगर मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में बेंजीन का फार्मूला ये होता है, ये हमारे पास में आ गया मोलिकुलर फार्मूला, इसे हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला में जितने उसमें एटम्स होते हैं, ठीक है, उतने ही आपके मोलिकुलर फार्मूले में आप लिखते हो, ठीक है। जैसे इसमें C6H6 बेंजीन में कितने हैं, बेंजीन का अगर मैं मोलिकुलर फार्मूला की बात करती हूँ तो बेंजीन में कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। पर अगर मैं इसके इम्पेरिकल फार्मूला की बात करूँ तो इसका सिंपल रेशो जब हम लिखते हैं, जैसे कार्बन का 6 हाइड्रोजन का 6, तो CH इसका क्या हो जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास में इम्पेरिकल फार्मूला हो गया। देखिए, एन इम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हमने क्या बोला है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, और जबकि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपके पास में क्या बोलेंगे, हम उसको मॉलिकुलर फार्मूला बोलेंगे। तो जितने हैं उतने की उतने ही आए तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला, और अगर सिंपल रेशो निकाल दें हम उनका तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन भी दे रखा है हमको, एक क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन की यहाँ पे ही बात कर लेती हूँ। देखो हमारे पास में यहाँ पर मैं, देखिए अभी इसने इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है हमसे। देखिए हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, हाइड्रोजन लिख दिया हमने क्या लिख दिया, कार्बन लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, Cl लिख दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये कितना है हमारे पास में, परसेंटेज कितना दे रखा है 471, इसको मैं 72 कर देती हूँ, और ये कितना दे रखा है मेरे पास में 98 और 99 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 1, कार्बन का कितना होता है हमारे पास में 12, क्लोरीन का कितना होता है 99 डिवाइडेड बाय 35.5, एक मिनट, क्लोरीन का कितना दे रखा है इसने, यहाँ पर दे रखा है, कार्बन का तो 24 दे रखा है, एक मिनट, कार्बन का 24 और क्लोरीन का दे रखा है 71 या हम बोले तो 71 लिख दीजिए। जैसे हम इनका रेशो निकालते हैं तो 4, इसका कितना आ गया 2, इसका कितना आ गया 2। अब मैं वापस इसमें सिंपल रेशो से डिवाइड करूँगी इसका, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है 2 1 1। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, कार्बन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, ठीक है। इसने और ये और दे रखा है कि इसकी मोलिकुलर मास कितना बनाता है, ये 98.96, 98.96 को मैं क्या लिख सकती हूँ आपके पास में 99 लिख सकती हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, जो इसका यूनिफाइड मास में बनती है, ठीक है। तो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, कार्बन का कितना हो गया 12, क्लोरीन का कितना हो गया 35.5। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये टोटल कितने आ रहे हैं मेरे पास में 49.5 आ रहे हैं। तो मेरे पास में एन का वैल्यू कितना निकलेगा, एन का वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ यहाँ पर, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 2, 99 डिवाइडेड बाई 49.5, ये हमारे पास में जो यहाँ पर टोटल आ रहा है। अब ये देखो ये क्या आ गया मेरे पास में, इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब ये पूरा मेरे को किस में दे रखा है, अभी इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास जो दे रखा है mm दे रखा है, अगर मैं इसके पूरे मास को डिवाइड कर दूँ इसमें तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 2। अब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रही हूँ इसका, कार्बन कितना होना चाहिए, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास में n मल्टीप्लाई बाय इम्पेरिकल फार्मूला इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय H
H2Cl2 कितना हो जाएगा मेरे पास में? मेरे पास में हो जाएगा C2H4Cl ये भी वन ही था, Cl2। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों मैंने कैलकुलेशन में यहाँ दे दिए। नेक्स्ट है मेरे पास में स्टाइकियोमेट्री एंड स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाइकियोमेट्री एंड स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए, स्टाइकियोन इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रोन मतलब होता है मीज़र, कि आप एलिमेंट को कैसे मीज़र करोगे। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं कि स्टाइकियोमेट्री को हम क्या समझेंगे कि एक तरीके का, ये मान लो जो भी अगर कोई बैलेंस रिएक्शन है तो उसके आगे लगा हुआ जो हमारे पास में जो आगे नंबर लगा हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी स्टाइकियोमेट्री बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि 1CH4 का जो मॉलिक्यूल है वो 2O2 के साथ में रिएक्शन करके 1CO2 बनाता है, और 2 क्या बना रहा है? H2O। तो यहाँ पर 1 2 1 2 ये क्या हो जाएगा? इसका स्टाइकियोमेट्री क्या हो जाएगा? स्टाइकियोमेट्री हो जाएगा। इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा? स्टाइकियोमेट्री। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली। तो यहाँ पर देखो, इसने दे रखा है 2O2 H2O मिल करके क्या बना रहा है? आपके ये जो 2 है, आगे जो भी कोफिशिएंट लगे हुए होंगे ना इनके आगे की ओर, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए, इसने, मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके पास में क्या दे रखी है? CH4 + 2O2 से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, और क्या बना रहा है? 2H2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ CH4, कितने मोल है यहाँ पर इस CH4 के? आप कितना ले रहे हो? स्टाइकियोमेट्रिक 1 ले रहे हो। कितने के साथ में रिएक्शन करता है? 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। क्या देता है? 1 मोल ऑफ CO2 देता है, और क्या देता है? 2 मोल ऑफ H2O देता है। उसी तरीके से अगर मैं और इसकी, मैं देखो अलग अलग वे में इस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लेकर के बात कर रही हूँ। अगर मैं इसको 1 मोल ना लेकर के 1 मॉलिक्यूल ले लूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ में, और क्या बन जाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बन जाएगा। इसी तरीके से मैं ये बोलूँगी कि अगर 1 मोल आपको कहीं दे रखा हो, इसका मतलब क्या होगा? गैसियस फॉर्म में अगर है, इसका मतलब क्या होगा? 22.7 लीटर। पर हम कैलकुलेशन में 22.4 लेकर के चलते हैं। ध्यान रखना, ये वाला जो है बार की बेसिस पर है। देखो 22.7 लीटर, 1 मोल का मतलब मैंने क्या बोला? 22.7 लीटर बोला। 22.7 लीटर CH4 रिएक्ट करता है कितने के साथ में? अब देखो 2 मोल है, 2 × 22.4 कितना आ जाएगा? सॉरी 22.7 कितना आ जाएगा मेरे पास में? 45.4 लीटर O2 के साथ में। फिर 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 22.7 लीटर CO2 बनाएगा, और क्या बनाएगा हमारे पास में? 2 मोल का मतलब क्या हो गया? 45.4 लीटर क्या बनाएगा? H2O। आपको मैं कई तरीके से ये रिएक्शन पढ़ना बता रही हूँ। ठीक है, तो और अगर मैं बात करूँ ग्राम की फॉर्म में, देखो CH4 रिएक्शन कर रहा है 2O2 के साथ में, क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, और क्या बना रहा है आपके पास में? 2H2O बना रहा है। 2H2O बना रहा है। ये कितना है? 16। ये कितना है? 32। ये कितना है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन है 12 + 4 × 1, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 2 × 16 32। हाँ, ठीक है। उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 12 + 32, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? 2 × 18। तो देखो 16 ग्राम O2 आपके 64 ग्राम O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है? 44 ग्राम CO2 बना रहा है, और क्या बना रहा है आपके पास में? 36 ग्राम क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। ये देखिए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान रखना, मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हम ना मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे? उसके एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास से, तो हमारे पास में टोटल मास आ जाएगा। और अगर हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे 6.022 × 10⁻23 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बस इसको तो याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि जैसे मान लो मैंने 2H2O बोला, यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? 2 मोल्स है। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकालूंगी तो 2 × Na कर दूंगी, मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी।
और अगर मान लो मेरे पास में ये 36 ग्राम है, मैं डिवाइड कर दूंगी इसका, 1 मोल में कितना होता है 18 ग्राम, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम मोल कंसेप्ट को पढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाए और जिसकी वजह से प्रोडक्ट बने ना, ठीक है, जो रिएक्शन में ख़त्म होकर के रिएक्शन को रोक दे, उसे ही हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LR बोलते हैं। तो अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो हमारे पास में क्या कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम फर्स्ट, जो पहले ही ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज़ देयर फॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, उसे ही हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। जो पहले ख़त्म हो जाता है और जो प्रोडक्ट के अमाउंट को क्या करता है? लिमिट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए, रिएक्शन इन सॉल्यूशन में हम ना कंसंट्रेशन टर्म्स को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट कौन सा है हमारे पास में? मास बाय मास परसेंटेज, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, जिसे परसेंटेज W/W से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से। मोलारिटी कैपिटल M से, मोलालिटी स्मॉल m से। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास में? मास परसेंटेज है। देखिए, मास परसेंटेज का मतलब क्या कि जिसको भी आप ले रहे हो, ध्यान रखना सॉल्यूशन आपके 2 पार्ट से मिलकर के बनता है। क्लास 12 में भी आप इसको पढ़ोगे। एक तो सॉल्यूट होता है हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में सॉल्वेंट। ठीक है, जो कम है उसकी हम ज़्यादा बात करते हैं, मतलब सॉल्यूट को लेकर के ही हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। एक गिलास में हमने 3 चम्मच चीनी डाली, एक गिलास में हमने 6 चम्मच चीनी डाली, तो इसकी जो अमाउंट आप डाल रहे हो गिलास में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा। ध्यान से देखिएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, इसे ही हम क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। देखिए, 2 ग्राम हम ए मिला रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास में वाटर का मास कितना है? 18। देखो, वाटर और वाटर प्लस ए मिलकर के ही क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। वाटर कितना है? 18 और ए कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो ए का मास कितना है? आप बोलोगे 2 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है? आप बोलोगे 20 ग्राम। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है उसको बहुत ढंग से याद रखना है। तो हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास में कितना आएगा? ए का कंसंट्रेशन कितना आएगा हमारे पास में? कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना आएगा? 10% है। ओके, मोल फ्रैक्शन को पढ़ाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम मोल फ्रैक्शन, मोल किसको, मोल से किसको, मतलब मोल को डिनोट किससे करते हैं? हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे को ए का। ये परसेंटेज आप पढ़ करके आए हो ना, उसमें बस फ्रैक्शन की बात करेंगे हम कि भाई ए और बी से कोई आपके पास में सॉल्यूशन बन रहा है, इसके एन ए मोल और इसके एन बी मोल। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है तो इसको किससे नोट करूँगी? काई ए से। किसके मोल? ए के मोल ऊपर की ओर। पूरे मोल किसके? एन ए प्लस एन बी, ये टोटल मोल हो गया। तो ये हमारे पास में क्या निकल गया? काई ए निकल गया। ये मेरे पास में निकल गया काई ए। तो काई बी कैसे निकालूंगी मैं? कि मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, बी के मोल्स आ गए, पूरे मोल्स आ गए, तो ये हमारे पास में काई बी निकल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलारिटी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? देखिए, मोलारिटी की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान रखना सॉल्यूट के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है कंसंट्रेशन की। हम 7 टर्मिनोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। यहाँ पर उनमें से 4 टर्मिनोलॉजी आ जाती है, बाकी 3 टर्मिनोलॉजी आप आगे पढ़ते हो। मोलारिटी क्या होती है कि 1 लीटर वॉल्यूम में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? मोलारिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। किसका डिवाइड करते हैं हम? सॉल्यूशन के वॉल्यूम का। सॉल्यूशन के वॉल्यूम का किस में होना चाहिए? वो लीटर्स में होना चाहिए। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? एन बी। एन बी मतलब है सॉल्यूट के मोल। मैं सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी से, डिवाइडेड बाय वी सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में।
ये हमारे पास में किस में जाना चाहिए, लीटर में जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली। जैसे मैंने 1 मोल NaOH की बात करी, तो 1 मोल NaOH का मतलब क्या हो गया, 1 मोलरिटी ऑफ NaOH का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ NaOH किस में है, 1 लीटर में। जैसे मैंने 0.2 m की बात करी, तो भैया 0.2 मोल्स NaOH की किस में है, 1 लीटर में। तो ये सब आप टर्मिनोलॉजी किससे, इस फॉर्मूले से पढ़ते हो, ये भयंकर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला और बनता है आपके पास में, M1V1 इक्वल टू M2V2, कि अगर मान लो कि मैं कोई, मेरे पास में कोई कंसनट्रेशन M1 कंसनट्रेशन का कोई V1 सॉल्यूशन है, उसमें मैंने और पानी मिला दिया, तो अब क्या बन जाएगा, मेरे पास में कंसनट्रेशन भी चेंज हो जाएगी और V2 भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, ये हमने बात करी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में, एक फॉर्मूला और आ गया। ओके, लास्ट में एक टर्मिनोलॉजी हो जाती है, मोलालिटी, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम है, पर नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, कि 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट है। ठीक है, वहाँ मास, वहाँ वॉल्यूम था, यहाँ मास है, वहाँ लीटर था, यहाँ kg है, वहाँ कैपिटल M था, यहाँ स्मॉल m है। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB डिवाइडेड बाय WA। को किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, A से डिनोट कर रही हूँ मैं सॉल्वेंट को, किस में होना चाहिए, kg। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला और बन गया। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।